ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और आज आपकी ये डेमो क्लास, फर्स्ट डेमो क्लास है। बेसिक हिंदी की क्लास रहेगी आपकी। और एक दो चीजें बता देती हूँ मैं। जैसे ही आप ज्वाइन करें उसके बाद जो है अपना माइक पे एक बार क्लिक करें और देन ऑफ करें, ताकि आपको जो है मेरी साउंड आप तक पहुंच सके। अदरवाइज आपको जो है मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, चाहे मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखती रहूं। ठीक है। तो हिंदी की जब भी हम बात करते हैं, स्टार्टिंग जो रहता है बिल्कुल बेसिक ही रहता है। और जो भी आपके एग्जाम होते हैं, सिर्फ कमीशन ही नहीं बल्कि अदर भी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जहाँ पे आपको हिंदी की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे कुछ फिक्स टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके। और 10th लेवल तक की जो हिंदी होती है वही ज्यादातर जो है आपको पूछी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज वर्णमाला से। जब भी हम बात करते हैं कि हम वर्णमाला करने वाले हैं, तो हमारे माइंड में दो तीन चीजें आती हैं कि वर्णमाला होती क्या है सबसे पहले। ठीक है। और अब हिंदी जो है एक भाषा भी है जिसको हम समझते हैं, एक दूसरे से जब बात करते हैं उन चीजों को हम समझते हैं। ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाषा जो है उसके कितने भेद हैं। जब अगर आपको पूछा हो कि भाषा के भेद, जो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, उसके बाद हम वर्णमाला पे आएंगे। यानी कि भाषा के जो भेद हैं, अगर टोटल की अगर हम बात करते हैं तब तो आपके पास 3 है। ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि भाषा के मुख्य रूप रूप के भेद, यानी कि इसके मेन जो है वो कितने भेद हैं, तब आपके पास 2 आएंगे। ठीक है। अब 3 कौन कौन से हैं? मौखिक है आपका, फिर लिखित है आपका, ये 2 तो सभी को पता ही होते हैं। ठीक है। और थर्ड है आपका सांकेतिक। लेकिन ज्यादातर जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो यही पूछा जाता है कि मुख्य रूप के भेद, तब आपके 2 ही आएंगे, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है। मौखिक जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं। ठीक है। लिखित जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम जो है उसी के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। अब लिखित में ही जो है आपकी वर्णमाला काउंट होती है। तो 2 चीजें आती हैं कि एक जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक जो आप बोलते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो क्या होती है? वो होती है साउंड, यानी कि ध्वनि। अब आपने देखा होगा जब भी आप कुछ भी बोलो, चाहे आप कोई सी भी साउंड आप निकालेंगे, कोई सी भी साउंड, जिसे मैं कह रही हूँ कोई सी भी साउंड, तो वो क्या होगी? वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ण सुनाई देगा। ठीक है। चाहे आप कोई सी भी साउंड खुद ही निकाल के जो है आप देख सकते हैं, उसमें वर्ण जो है वो होगा ही होगा। बिना वर्ण के जो है कोई भी ध्वनि जो है बिना वर्ण के नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या है? आपकी वर्ण है। अब जो हम लिखते हैं वही हमें साउंड में भी सुनाई देता है। ठीक है। लिखने में सबसे छोटी ध्वनि जो है, सॉरी, जो इकाई है वो आपकी वर्ण है। लेकिन अगर हमने बात की कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? साउंड है। तो जितनी भी हम साउंड्स निकालते हैं वो सब क्या होता है? आपके वर्ण ही होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? अब भाषा में क्या है? 2 भेद आते हैं आपके। ठीक है। भाषा में जो है आपके 2 भेद आ गए, जिसमें आपका एक आ गया लिखित और एक आ गया मौखिक। तो भाषा की इकाई क्या हुई? भाषा की इकाई हुई आपकी ध्वनि भी और वर्ण भी, दोनों। लेकिन इन केस अगर आपको ऑप्शंस में दोनों ही दे दिए हो, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में जो है दोनों ही चीजें दे दी जाती हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप कौन सा आंसर्स लगाओगे?
अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई, और ऑप्शंस में है ध्वनि भी है, वर्ण भी है, तब आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में आप ध्वनि ही लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें साउंड ही आती है, ध्वनि ही आती है, उसी के बाद जो है हम वर्ण बोलते हैं, तभी वर्ण जो है हमें पता चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मानव ने क्या सीखा है, बोलना सीखा है, उसके बाद हमने लिखना सीखा है। तो मौखिक रूप जो इकाई जो है वो सबसे पहले आएगी, तो आप ध्वनि लगाएंगे। वैसे ज्यादातर जो है इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कभी दोनों ऑप्शंस आए तो आप ध्वनि पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मानव ने सबसे पहले बोलना सीखा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, इट मीन्स क्लियर नाउ। ओके, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण की। अब वर्ण जो है वो क्या होता है, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उस टाइम जो भी आपकी साउंड्स निकलती हैं, हमने पहले कहा कि वो क्या होते हैं, आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, जो भी सार्थक ध्वनि निकलती है वो आपके वर्ण होते हैं। इसीलिए जो है सबसे छोटी इकाई भी किसको माना गया है, ध्वनि को ही माना गया है। ठीक है, अब हिंदी की अगर जो वर्णमाला है आपकी, अब बात करेंगे वर्णमाला पे। जिस तरह से एक टोकरी के अंदर ढेर सारे फूल होते हैं, ठीक है, जब हम ये जो टोकरी में फूल है, इन सबको अगर एक धागे में पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाती है, फूलों की माला। उसी तरह से सेम ढेर सारे वर्ण हैं आपके पास अलग अलग, उनको जब आप एक क्रम में लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी वर्णमाला बन जाएगी। ठीक है, मतलब यानी कि वर्णों की माला। इसको हम थोड़ी अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसे बोले तो हम बोल सकते हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बात वही है। ठीक है, वो थोड़ा डेफिनेशंस में है, लेकिन इधर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि उनको जब हम क्रम में लगा देंगे, एक सीक्वेंस में लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एक वर्णमाला बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि हिंदी वर्णमाला के कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण, तो इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 44 आएंगे आपके। और अगर हम बात करें देवनागरी, देवनागरी हिंदी लिपि में वर्ण, अगर मैं फास्ट कराऊं तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि जब मैं करवाना शुरू करती हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट बोलना शुरू कर देती हूँ, इसलिए मुझे बता देना, मैं थोड़ा धीरे करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की अगर बात करते हैं तो वो आपके 52 है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हिंदी वर्णमाला में और देवनागरी हिंदी लिपि में? तो इनमें जो डिफरेंस है, जो देवनागरी होती है उसका मतलब है कि उसमें जो है आपके संस्कृत के भी, आपके नेपाली के भी, एक्सेट्रा, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, अन्य भाषाओं के भी जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी की बात करेंगे तो सिर्फ आपके जो है, जो हिंदी के ही है वो ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अगर किसी ने बोलना नहीं हो तो वो जो है एक चैट ऑप्शन होता है, उसमें भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरे तक जो है चैट ऑप्शन जो है वो मेरे तक आपका कमेंट पहुंच जाएगा। इवन वहां पे मैंने जो है पब्लिक ही कर रखा होता है, वो सभी तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण।
3 रूपों में होता है, ठीक है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट है आपका उच्चारण के आधार पे, यानी कि जो आप बोलते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पे अगर हम बात करें तो इसके 2 टाइप आते हैं, एक आता है स्वर और दूसरा आता है आपका व्यंजन। इसके बाद सेकंड है वायु संवेग के आधार पर। इसमें भी जो है 2 टाइप आते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है आलप प्राण। मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि डिजिटल पेन से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं लिखा जाता है। बस इतना है कि समझ आ जाएगी आपको। महाप्राण, ठीक है। नंबर 3 है आपका तार तत्व के आधार पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपन के आधार पर, ठीक है। जब आप कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो बोलते टाइम जो कंपन होगी उसके आधार पे, ठीक है। इसमें भी आपके 2 टाइप आते हैं, एक संघोष और सेकंड अघोष, ठीक है। 2 टाइप आएंगे, एक संघोष और एक अघोष। अब एक एक करके जो है हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। 40 मिनट की आपकी क्लास होती है, ठीक है। 40 मिनट में आज जितना भी होगा हम ट्राई करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ठीक है। चलिए तो एक एक करके जो है इनको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना था आपने ले लिया होगा। जो ऑलरेडी पहले के स्टूडेंट हैं जिनका टेट हुआ था उनको तो पता है खैर कि हम जो है साथ में नोट्स भी बनाते हैं, अपने जो भी क्लास होती है उसके नोट्स बनते हैं साथ साथ में। तो मे भी पहले के स्टूडेंट भी होंगे। कितने हैं पहले वाले? ओके ओके ओके, चलिए वेरी गुड। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे, ठीक है। उच्चारण के आधार पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की, ठीक है। स्वर यानी कि स्वर जब भी हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मात्राएं। स्वर में क्या होती है? मात्राएं तो होती हैं, ठीक है। जिन भी वर्णों का जो है स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे वर्ण जिनको हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनको किसी भी अन्य जैसे स्वर की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी अन्य उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे व्यंजन होते हैं अगर, तो व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में अगर आपने क भी लिखना है तो क में भी जो है अ प्लस हुआ है, ठीक है। वो उसमें जो है अ प्लस होता है, तब जाकर के आपका क बनेगा, अ प्लस ऐसे करके, ठीक है। इसको जो है अन्य स्वर की सहायता की जरूरत होती है। लेकिन जो आपके स्वर होते हैं जिनकी संख्या जो है 11 है, ठीक है, जो 11 होते हैं आपके स्वर होते हैं, उनको वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी भी अदर स्वर की जो है आवश्यकता नहीं है उनको बनने में, और वो अपने आप में पूर्ण है। मतलब यानी कि बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं। और जैसे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब ये क्या है? हमने बात की थी यहाँ पे मात्राएं, तो ये क्या है? मात्राएं ही है, यानी कि देखिए मात्राओं के आधार पे अगर हम बात करें तो जो अ है आपका, सिर्फ एक इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है? ऑफ करो पहले। इसका माइक ऑन है? ओके। जो अ है एक ऐसा स्वर है
जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, बाकी सब की है। इसकी है देखो, ठीक है, छोटी ई की है, बड़ी ई की है, ऊ की है, फिर इसकी अपनी मात्रा है। तो इस तरह से इन सब की क्या है, अपनी अपनी मात्राएं होती है। तो हम इनको कई बार क्या बोल देते हैं, मात्राएं भी बोल देते हैं। अब आपने सोचा होगा कि जो ये भी पढ़ रखा है आपने तो, ठीक है, अब ये कहाँ गए, ठीक है, आपने सबने जो है ये भी पढ़ रखा है, तो ये कहाँ गए। तो इसके लिए जो है इनको हम स्वर नहीं बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। इनको हम कहते हैं अयोगबा। ठीक है, अयोगबा जो है वो दो होते हैं, एक आपका अन और एक आपका अ। ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको, अन ही कहते हैं शायद, ये प्रोनाउंस करते हैं, और इसको अह प्रोनाउंस करते हैं। अब इनको अयोगबा का क्या मतलब है, अयोगबा का मतलब है जो योग न होते हुए भी साथ है, जो योग न होते हुए भी साथ है या रहे। ठीक है, अयोग ना होना, अयोग ना होने का मतलब है कि जैसे इसको अन आपने कहा, ठीक है, अन प्रोनाउंस करते आप जब, तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, अ जो है वो क्या है, स्वर है, न जो है वो क्या है, व्यंजन। मतलब ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और न ही पूरी तरह से व्यंजन है, दोनों को मिला करके बना है आपका। तो मतलब न तो स्वर और ना ही व्यंजन, मतलब योग न होते हुए भी साथ में रहते हैं। लेकिन इधर भी क्या है, अ जो है वो स्वर है और ह जो है वो आपका व्यंजन है। तो इनको हम क्या कहते हैं, अयोगबा कहते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. Yes, ma'am. ओके, अभी तक मैंने वैसे ये वाला डेमो जो है आज आपको ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने आप प्रोवाइड करवा दिया, जबकि पहले मैं यूट्यूब पे अनाउंस करती हूँ, उसी के बाद करते थे हम डेमो। ठीक है, लेकिन आज मैंने यूट्यूब पे अनाउंस नहीं किया है, अभी शाम तक जो है सुबह तक जो है वो हो जाएगा अनाउंस। तो कल की जो डेमो क्लास होगी उसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हों, क्योंकि जो हमारा लास्ट टाइम डेमो हुआ था टेट के लिए उसमें 60, उस ग्रुप में 60+ बच्चे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कल वाले बैच के लिए ज्यादा स्टूडेंट हो, ऐसे ही मैंने एक सोचा कि हिंदी का आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए अब देखते हैं स्वर को, है ना। स्वर को डिटेल में अगर हम बात करें तो डिटेल में जो है मात्राओं के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ठीक है, दो टाइप होते हैं मात्राओं के आधार पे इसके। उसके बाद जीवा के आधार पे होते हैं तो 3 टाइप होते हैं। ठीक है, फिर मुख के आधार पे होते हैं, फिर अलग अलग टाइप के जो है आपको अभी आगे जब पढ़ते जाएंगे इनको तो अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मात्राओं के आधार पे ही आज। तो मात्राओं के आधार पे हमने कहा ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। तो ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व स्वर जो है वो क्या होते हैं, इसको ही हम मूल स्वर भी बोलते हैं, या फिर इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या है, यहाँ पे ह्रस्व का मतलब है कमी या फिर कम बोल सकते हैं। ठीक है, कमी भी बोल सकते हैं या फिर कम बोल सकते हैं, यानी कि जिन भी स्वरों का उच्चारण करते टाइम, ठीक है, जब आप उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तब क्या होगा, उनके लिए अगर कम टाइम लग रहा है, ठीक है, जिनके लिए कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करें
और जिसके लिए सबसे कम वक्त लग रहा है वो आपका ह्रस्व स्वर है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, इस कितनी संख्या होती है, तो इसमें 4 आते हैं आपके। 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये ऐसे स्वर हैं हाँ, ये ऐसे आपकी वर्ण है आपके जो बिल्कुल कम टाइम में बोले जाते हैं। तो ह्रस्व का मतलब ही ये होता है कि कम टाइम, और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा ही आता है मात्राओं के आधार पे, ह्रस्व से आए, दीर्घ से आए या प्लुत से आए। वैसे मात्राओं के आधार पे 2 ही होते हैं, लेकिन हम जो है प्लुत भी करेंगे क्योंकि कई बार वो पूछ लिया जाता है। लेकिन आधार पे अगर बात करें तो सिर्फ 2 होंगे, ह्रस्व दीर्घ ही होंगे। ह्रस्व क्या होता है? जो सबसे कम टाइम लेता है। अब इसमें कौन से हैं? अ, ई, उ और री। और इनमें देखिए एक मात्रिक कहा था, तो इन सब में क्या है, एक मात्रा ही लगती है। ठीक है, एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। क्लियर है ह्रस्व स्वर सभी को? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए दीर्घ स्वर देखते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। ओके, सेकंड है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को जो है हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम द्विमात्रिक यानी कि जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि जिन भी स्वरों का उच्चारण करते टाइम जो आपके ह्रस्व स्वर थे उनसे डबल टाइम लगता है। ठीक है, उनसे डबल टाइम बोल सकते हैं या उनसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है उनको बोलते टाइम। ठीक है, 2 गुना भी बोल सकते हैं, 2 गुना समय लगता है या डबल टाइम लगता है। किसके कंपैरिजन? ह्रस्व के, जो हमने ऊपर देखा अभी। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 7 होते हैं। ये 7 टाइप के हैं। कौन कौन है, ये कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात इंपॉर्टेंट, जो है देखिए वो अ प्लस अ को मिला करके बना है। ई जो है वो आपका ई और ई को मिला के बना है। ओ जो है वो आपका ओ प्लस ओ करके बना है। ठीक है, तो ये सभी तीनों जो है 2-2 मात्राओं को मिला करके बने हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ए, आई, ओ, औ जो है ये सभी जो है अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं, अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं। लेकिन ये जो है सेम सेम स्वर को मिला करके ही आपके ये तीनों बने हैं। अब ये अलग अलग कैसे अलग अलग बने हैं वो देख लेते हैं। इनको हम संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। ये जो 4 हैं आपके, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। लेकिन याद रखना है, संयुक्त स्वर तो हम बोल रहे हैं, संयुक्त का मतलब है ज्वाइंट करके बनना। संयुक्त स्वर तो है, लेकिन साथ में क्या है, दीर्घ स्वर भी इनको कहा जाता है। तो ये 2 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दीर्घ भी है और ये संयुक्त भी है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर यानी कि जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। अभी देखा हमने कि कौन कौन से होते हैं। अब बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो अ, आ,
ई या फिर ई के कॉम्बिनेशन से जो है वो आपका ए बनेगा। ठीक है, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जो भी इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए जो है वो कैसे बनता है, अ या आ के साथ जो है आपका ए या फिर ए का कॉम्बिनेशन होता है तो आपका ए बनता है। ठीक है, फिर आपका अ या आ में से अगर आप इसमें ओ या ऊ का कॉम्बिनेशन हो तो ओ बनेगा, और इसी में अगर आपका ओ या फिर औ का कॉम्बिनेशन हो तो आपका औ बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये चार जो है आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके मैम, क्लियर है मैम। Yes, ma'am. ओके, चलिए। वैसे तो इसके मात्राओं के आधार पे दो ही होते हैं, लेकिन थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वो है आपका पलुत स्वर। इसको आप त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक, थोड़ा लिखा ऐसे क्या है समझ पता नहीं आ रहा है कि नहीं। त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक का मतलब है तीन मात्राओं वाले। ठीक है, और इनको बोलने में जो है 3 गुना समय लगता है। 3 गुना, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ के कंपैरिजन ज्यादा समय लगता है। ठीक है, 3 गुना का मतलब ये हुआ। इनकी संख्या जो है वो एक है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो पलुत स्वर होता है, और वो क्या है, जिसका साइन जो है इस तरह से रहता है। ठीक है, एस टाइप का रहता है। जैसे ओम आपने देखा होगा पुरानी किताबें, तो उसमें ऐसे लिखा होता था ओम। ठीक है, सिर्फ एक ओम ही है जो पलुत स्वर में आता है, तो हमने कहा सिर्फ एक ही होता है ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ह्रस्व दीर्घ पलुत मात्राओं के आधार पे? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद जो है वो, इसके बाद है जीव का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट जो हमारे आने वाले हैं जितने भी स्वर, वो कैसे आएंगे, जिह्वा के आधार पे। तो जिह्वा के आधार पे जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है अग्र, सेकंड प्लीज व्हाइट बोर्ड पे ना लिखें, मध्य, और थर्ड आता है पश्चात। यानी कि अब जीभ जो है आप अपनी जो है अपने आप को अज्यूम कर सकते हैं। अग्र का मतलब है जीभ का फर्स्ट पार्ट, यानी कि बिल्कुल आगे का भाग। ठीक है, मध्य का मतलब है कि जब आप बोल रहे होते हैं कोई शब्द, तो आपकी जीभ जो है थोड़ी सी जो है टर्न करती है राउंड सर्कल में, और मध्य भाग में उसका जो है मध्य भाग वो टच करता है आपके वर्णों का उच्चारण करते हुए। और पश्चिम का मतलब है जो गले वाला जो पार्ट है लास्ट में जो होता है वो आपका पश्चिम भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इसमें रहते हैं। अब इसमें अगर की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगले वाला भाग होता है जीभ का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं जब आप देखेंगे, तो ई, ई, ए, ऐ। जब इनको आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जीभ का आगे का भाग है, ठीक है, वो वहां से कहीं ना कहीं से जो है साउंड आ रही है, या वहां से जो है आप बोल के देखिए, खुद आपको महसूस होगा कि जीभ के अग्रभाग से जो है वो उच्चारण करते हुए जो है वो साउंड आ रही है या बोला जा रहा है वहां से। ठीक है, ई, ए, ऐ। उसके बाद मध्य में आता है आ, उ, ऊ, ओ, औ। वैसे तो मैं यहाँ जब भी इनको समझाती हूँ हमेशा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, लेकिन अभी जो है बहुत ही कम टाइम बचा है क्लास को, तो मैं चाह रही हूँ कि ये तीनों जो है कौन कौन से आते हैं वो आपको कंप्लीट हो जाए क्लास में। मध्य का मतलब है केंद्रीय भाग। ठीक है, हो गया ये वाला आपका मध्य। ठीक है, इसके बाद है आपका
मैंने जो है ये वाला कर दिया, अभी पश्चिम वाला बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा टाइम में ऐसे कंफ्यूज होगी मैं। चलिए मध्य भाग में जो है कौन सा आता है आपका, सिर्फ अ आता है, बाकी जो है ये पश्चिम भाग में आते हैं। इसमें आपकी साउंड जो आती है वो गले के आसपास से आती है, आ उ ओ औ, ठीक है। और सिर्फ एक अ ही है जो आपके मध्य भाग में आता है, मतलब यानी कि केंद्रीय भाग से जब आप अ बोलते हैं, अ जब बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ा सा टर्न करती है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर को जाती है। अ बोलते हुए आप बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो है तो आपकी जीभ जो है थोड़ी सी टर्न कर रही है, लेकिन जो आ उ ओ औ है वो आपके कहीं ना कहीं गले के आसपास से साउंड आ रही है उसकी, तो वो आपके आते हैं पश्चिम भाग से, और मध्य से सिर्फ अ ही है एक लौटा। अब आप बोलेंगे कि जो री है, री जो है वो ना तो आपकी जीभ से, न ही आपकी ओष्ठ से, और न ही आपके मुख से, इसका उच्चारण तीनों में से कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ना ही जीभ के आधार पे होता है, ना ही ओष्ठ के आधार पे, ना ही मुख के आधार पे होता है। तो आज के लिए जो है वो आज हम इतना ही करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है इस क्लास में, जैसे मुख के आधार पे है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जब हम व्यंजन करेंगे तो व्यंजन को भी देखेंगे हम कि कौन कौन से व्यंजन जो है उनकी साउंड जो है वो कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। फिर ओष्ठ के आधार पे जो है वो 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो 5 टाइप के आपके रहते हैं। तो वो सब जो है वो जब भी आपकी क्लासेस रेगुलर क्लासेस होंगी तो उसमें आपको सारी चीजें जो है वो करवाई जाएगी। फिलहाल जो है आज की आपकी डेमो क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास ही रख सकते हैं आप इसको। सो आप जो है अपना रिव्यू जरूर देना उसमें ग्रुप में कि आपको जो है कैसा लगा। एंड गुड नाइट टू ऑल। Good night, ma'am. Good night, ma'am.